हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूअसली वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्रैक्शन थ्रू अ मीडियम, ऑफ कंटिन्यूअसली वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। We are going to study the refraction through a medium of continuously varying refractive index। ठीक है। इससे पहले कल के लेक्चर के दो क्वेश्चंस भी मुझे सॉल्व करने थे, बट वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी ने अभी ग्रुप में उसके सॉल्यूशंस को सबमिट नहीं किया है। जो होमवर्क मैंने दिया था उसको भी आप लोगों ने सबमिट नहीं किया, तो सबमिट करोगे जब आप लोग ग्रुप में तो ही उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आज हम आगे के टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूअसली वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखो होता क्या है कि हमारी जो मीडियम होती है, जो भी हमारे पास यहाँ पे मीडियम है, इस पर्टिकुलर मीडियम, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली वैरी करेगी। अब कंटिन्यूअसली वैरी करने का मतलब क्या हो गया? इट विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई, मतलब हाइट के साथ वैरी करेगी। मान लो यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करेगी म्यू1 से लेकर के म्यू2 तक, और अलग अलग लेयर की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। ठीक है ना। तो और मान लो कि ये y इज इक्वल टू, आप मान सकते हो 0 है, और ये y इज इक्वल टू से सम डिस्टेंस y0 है। तो जैसे हमारी हाइट जो है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू y0 तक जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 से लेकर के और म्यू2 तक वैरी करेगी। ठीक है ना। बीच में अगर मैं कोई लेयर सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे सपोज आई एम सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर लेयर, और इस लेयर की जो डिस्टेंस है सपोज वो y है, इस लेयर की जो हाइट है इट इज y, और यहां से हमारी रे जो है वो एंट्री लेती है, द रे इज एंटरिंग। ठीक है ना। यहां से हमारी जो रे है वो एंट्री ले रही है, और फिर ये रे जो है यूं ऐसे घूम जा रही है, इज टर्निंग लाइक दिस। ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो एंट्री लेती है एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे एंट्री लेती है, और कंटिन्यूअसली क्यों घूम रही है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और जैसे जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज कंटिन्यूअसली बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इतनी जल्दी जल्दी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है कि ऑलमोस्ट क्या पकड़ ले रही है? एक कर्व्ड पाथ पकड़ ले रही है। ठीक है ना। तो यहां पर आ रही है ये, और यहां पर ये नॉर्मल के साथ मैं बोल रहा हूं कि थीटा वाई एंगल पे एंट्री ले रही है, से दैट इट इज एंटरिंग एट एन एंगल थीटा वाई। ठीक है ना। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि यहां पे ये नॉर्मल के साथ थीटा वाई एंगल पर है, इस पर्टिकुलर लेयर पे, जिस लेयर की थिकनेस मैंने dy ली हुई है एट अ डिस्टेंस y, और यहाँ की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वाई है। आप समझना, हमने एक ऐसा लेयर, ये पूरी जो स्लैब है, इस स्लैब के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या स्लैब की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कहां से कहां तक जाती है? इट गोज फ्रॉम म्यू1 टू म्यू2। जो स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 से म्यू2 तक जाती है, और क्योंकि स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 से म्यू2 तक वैरी कर रही है कंटिन्यूअसली, तो हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पर, एक पर्टिकुलर किसी हाइट पे एक मीडियम को सिलेक्ट करते हैं, और इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक पर्टिकुलर हाइट पे, इसी स्लैब के अंदर हमने एक लेयर सिलेक्ट कर लिया है, और इस पर्टिकुलर लेयर की जो विड्थ है वो dy है, इसकी हाइट जो है वो y है यहां से, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं म्यू वाई ले रहा हूं। ठीक है ना। अब मानता हूं कि कोई रे जो है वो एंट्री ली है एट एन एंगल थीटा। हमारे पास एक रे है जो कि थीटा एंगल पे एंट्री लेती है, यहाँ पे थीटा एंगल पे, और ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, इट इज कंटिन्यूअसली बेंडिंग लाइक दिस। क्यों कंटिन्यूअस बेंड शो कर रही है? व्हाई इज नॉट गोइंग स्ट्रेट? व्हाई इज इट मैनिफेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग और शोइंग अ कंटिन्यूअस बेंड? क्योंकि कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, एंड कंटिन्यूअसली इट इज कीप ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान रहा हूं कि मान लो बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इट इज वैरिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही बढ़ती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, जब या तो पर्टिकुलरली बढ़ेगी या तो क्या हो जाएगी? कम होगी। कम होगी तो यूं हो जाएगी, बढ़ेगी तो यूं हो जाएगी। ठीक है ना। ये जो रे की पाथ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये समय के साथ क्या हो रही है? समय के साथ, इनफैक्ट पोजीशन हाइट y के साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है, और इसलिए हमारी जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हुई और ये कर्व्ड पाथ ले रही है। मैं ये मान रहा हूं कि जब वो यहां पहुंचती है, जिस लेयर को हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो उस लेयर पे ये इंसिडेंट होती है एट एन एंगल थीटा वाई। ठीक है ना।
इस लेयर पे एंट्री लेती है एट एन एंगल थीटा वाई। लेकिन स्नेल्स लॉ से आपको एक बात पता है कि कोई सी भी, अगर आप मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका इस रे का कुछ भी होता, ठीक है ना, तो आप क्या लिखते हैं वहां पे कि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 लिखते हैं आप, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेयर के लिए क्या लिखते हैं, μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3। तो इनफैक्ट क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू sin थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो म्यू sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। म्यू sin थीटा क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब ये ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं। तो आई कैन राइट दैट वी ऑलरेडी नो दैट म्यू sin थीटा इज कांस्टेंट, ऐसे लिखूंगा, बट वी नो दैट, ठीक है, but we know that mu sin theta is constant। हमें एक बात पता है कि जो mu sin theta होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब क्योंकि mu sin theta कांस्टेंट है, अब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 ले रहा हूं और यहाँ का मैं mu y ले रखा है मैंने, ठीक है ना, जस्ट यहाँ पे जब एंट्री होती है तो, ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, therefore 1 sin theta is equal to mu y sin theta y, ठीक है ना। 1 sin थीटा को किसके बराबर लिखूंगा, म्यू वाई sin थीटा वाई के बराबर लिखूंगा। और यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा नीचे, यूं एक टैंजेंट बनाऊंगा, और मान लेता हूं कि ये वाली जो टैंजेंट है, दिस पर्टिकुलर टैंजेंट, ये यहां से जो एंगल बना रही है इससे वो फाई एंगल बना रही है। दिस टैंजेंट इज मेकिंग एन एंगल फाई। आप लोग देखो यहां से ऐसे मैंने खींच दिया लाइन, और ये जो टैंजेंट है यहां से एंगल फाई बना रही है, तो फाई विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस थीटा वाई। जो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा वाई होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में देखो ये थीटा वाई है, ये जो एंगल है थीटा वाई है, ये जो फाई है ये क्या है, 90 माइनस थीटा वाई है, फाई वाई नहीं, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा वाई, ये जो फाई है इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो, ठीक है ना। तो एक बात आपको पता है कि tan फाई जो हो जाएगी वो स्लोप के बराबर हो जाएगी। तो tan फाई किसके बराबर हो जाएगी, dy बाई dx। जो tan फाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है ना। तो tan फाई को क्या लिखोगे आप लोग, tan 90 माइनस थीटा वाई। तो देयरफॉर tan 90 माइनस थीटा वाई जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, dy बाय dx के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा वाई इट इज इक्वल टू dy बाय dx। और क्योंकि tan 90 माइनस थीटा वाई dy बाई dx है, और tan 90 माइनस थीटा वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, cot थीटा वाई। तो cot थीटा वाई इज इक्वल टू dy बाय dx। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब स्नेल्स लॉ से एक बात तो आपको पता है यहाँ पे कि 1 sin थीटा किसके बराबर लिखा हुआ है, म्यू sin थीटा वाई के बराबर लिखा हुआ है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 I can write that sin थीटा, जो sin थीटा लिखी हुई है, इज इक्वल टू म्यू sin थीटा वाई लिखा हुआ है। यहां से sin थीटा वाई जो हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, sin थीटा वाई विल बी इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय म्यू वाई। तो sin थीटा वाई विल बी sin थीटा डिवाइडेड बाय म्यू वाई। अब अगर मैं बात करता हूं cos थीटा वाई की, तो आपको एक बात पता है कि cos थीटा वाई जो हो जाएगी इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई होगी ना, बेसिक रिलेशन होता है ये तो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा वाई इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और फिर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा वाई जो लिखी हुई है इसकी जगह पे लिखोगे आप लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू वाई स्क्वायर, ये चीज लिखोगे क्योंकि साइन थीटा वाई ये चीज लिखी है। तो इसको आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, ये वाली चीज जो यहाँ ऊपर आ जाएगी, तो एलसीएम लेकर के हम लिख सकते हैं। तो cos थीटा वाई देयरफॉर क्या हो जाएगी, cos थीटा वाई इज अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई, म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नॉट थीटा वाई सॉरी, थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या लिखोगे आप लोग, म्यू वाई स्क्वायर, तो ये म्यू वाई ही हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो ये cos थीटा वाई हो गई। अब एक बात तो आपको पता है कि cos थीटा वाई जो होती है, अब cot थीटा वाई की अगर मैं बात करूं, cot थीटा वाई, तो इट इज cos थीटा वाई डिवाइडेड बाय sin थीटा वाई।
cos थीटा वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा वाई करूंगा तो हमें cot थीटा वाई पता चल जाएगा। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो व्हाट आई कैन राइट, cos थीटा वाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई म्यू वाई, ये cos थीटा वाई हो गई, एंड बाई साइन थीटा वाई, और साइन थीटा वाई जो है वो क्या है, साइन थीटा बाई म्यू वाई है। ये लिखा हमारे पास साइन थीटा बाई म्यू वाई, ये साइन थीटा वाई की जगह पे, ठीक है ना, ये म्यू वाई से म्यू वाई यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो cot थीटा वाई जो आपको दिख रही है, cot थीटा वाई, इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये हमारे पास cot थीटा वाई आ गई। पर cot थीटा वाई किसके बराबर है, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो cot थीटा वाई जो है वो dy बाई dx के बराबर है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई dx इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्लियर है आप लोग को। तो यहां से आपको dy पता चल जाएगी, ठीक है ना, या तो आपको dx भी पता चल जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर रिलेशन की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन वी विल बी एबल टू सॉल्व मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें कि आपको पूछेगा, ठीक है ना, कि हमारी पाथ ऑफ द रे क्या है, या रे किस पर्टिकुलर पॉइंट से कट आउट करेगी, स्लैब को किस पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ेगी। तो वो सारी चीजें जो हैं इसी पर्टिकुलर रिलेशन से, ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है इस रिलेशन को मैं कुछ नाम दे देता हूं, से दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि इसी रिलेशन की मदद से आप लोग ज्यादातर वैसे न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर रिलेशन को। और इक्वेशन 3 को आप लोग फर्दर और मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये जो इक्वेशन 3 आप लोग के सामने लिखी हुई है, इसको अगर आप लोग मॉडिफाई करके लिखना चाहो, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, ठीक है ना, या तो पहले यहीं पे एक बार इक्वेशन 3 में लिख देता हूं आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग इक्वेशन 3 को और फर्दर मॉडिफाई करना चाहो तो कैसे लिख दोगे इक्वेशन 3 को। तो आई एम यूटिलाइजिंग सम अदर पेन ओवर हियर। तो यहाँ पे देखिए आप dx को उधर ले जाइए और साइन थीटा को इधर ले आइए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट साइन थीटा को इधर ले आ रहा हूं इंटू डी वाई, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, और क्या लिखा हुआ है, म्यू वाई स्क्वायर जो लिखी हुई है, म्यू वाई स्क्वायर माइनस, और फिर से क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को आप किसके बराबर लिख सकते हो, dx के बराबर लिख सकते हो। इस x को उधर की ओर ले गए हम लोग, तो इसको मैं dx के बराबर लिख सकता हूं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं दोनों साइड्स पे, तो जो कांस्टेंट्स हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड्स पे, तो कांस्टेंट वहां से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट को यहां से बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेट करते वक्त। तो यहां से साइन थीटा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा को मैं बाहर ले लेता हूं, और अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। और ये कहां से कहां तक होगा, y1 से लेकर के y2 तक, और ये कहां से कहां तक होगा, x1 से लेकर के x2 तक। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन और है आपके पास, ठीक है ना। दिस रिलेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी लिख रखा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। से दैट मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, पहले मैंने नाम दिया था। से दैट नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। so this one is even more important, that is integration of dy, okay, integration of d, you can say that sin theta is outwards over here, and then integration of dy upon under root of mu y square minus sin square theta, and this is equal to integration of dx from x1 to x2, and this side it is from y1 to y2। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आप लोग के सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं फिर से दिखा रहा हूं इस इक्वेशन को, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से आप लोग को याद रख लेना, क्योंकि यही वो वाली इक्वेशन है जिसकी मदद से आप लोग मीडियम जब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा इसमें एक्यूमेन हासिल हो जाए, ठीक है ना। तो से दैट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि a ray enters a glass slab of thickness 2 meters grazingly,
ओके। ग्रेजिंगली मतलब कि हमारी जो ग्लास स्लैब है उसमें ग्रेजिंग इंसिडेंट करती है फ्रॉम इट्स लेफ्ट बॉटम एंड, फ्रॉम इट्स लेफ्ट बॉटम एंड, ओके। if the thickness of the thickness दे दिया मैंने, if the refractive index of the glass slab, if the refractive index of the glass slab is variable, जो refractive index है glass slab की ये variable है, ठीक है ना, and varies with y या with height बोल सकते हो, with height y as mu is equal to under root of 1 plus y, okay, then determine the equation, of trajectory of the ray and also state the point, from where the ray exits the slab. ठीक है ना, तो रे एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2 मीटर, 2 मीटर थिकनेस की ग्लास स्लैब को एक रे एंटर करती है, रे एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2 मीटर ग्रेजिंगली फ्रॉम इट्स लेफ्ट बॉटम एंड, लेफ्ट बॉटम एंड से ग्रेजिंग इंसिडेंट करती है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज वेरिएबल and varies with height as mu is equal to 1 plus y, then determine the equation of trajectory of the ray. ray की equation of trajectory हमें determine करनी है and also state the point from where the ray exits the slab. ray कहाँ से exit करेगी उस point को भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है, ठीक है, या कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे से एंट्री ले रही है, ठीक है ना, यहां से जो रे है, द रे इज एंटरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से एंट्री ले रही है। और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्रीज। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्रीज। या 90 डिग्रीज पे ये एंट्री ले रही है और उसके बाद यूं घूमते हुए यहां से कहीं से एग्जिट कर जाएगी, ऐसे यहां से एग्जिट कर जाएगी। तो ये वाली पॉइंट हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। और ये वाली जो हाइट है, दिस इज y इज इक्वल टू 0, और ये वाली हाइट है y इज इक्वल टू 2, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो x इक्वल टू 0, इसी को 0,0 मानेंगे, ठीक है ना। और इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट बतानी है, ठीक है ना, कि क्या कोऑर्डिनेट होगी। तो अब बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन, इनफैक्ट फॉर्मूला नहीं, ये जो आपके पास रिलेशन लिखा हुआ है, दिस रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस रिलेशन को अगर मैं यूटिलाइज करूं यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि यूटिलाइजिंग साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और हमारे केस में 0 से x, और ये हो जाएगी 0 से 2 मीटर्स, क्योंकि y इक्वल टू 2 तक जाएगी ये, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला आपने पिछले पेज में पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू जो है, एंड वी नो दैट, एंड वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्रीज है। क्यों थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए, ठीक है ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है। तो अगर उस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा, अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज को अगर मैं यहाँ पे फीड कर दूं, तो इफ आई फीड वैल्यू ऑफ थीटा इज एज 90 डिग्रीज, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ फिर, तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 90 लिखोगे आप लोग, तो साइन 90 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखोगे आप लोग, अंडर रूट में म्यू वाई स्क्वायर। अब म्यू वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। म्यू वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई। हमारे क्वेश्चन में ये जो गिवन है, ये अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर 90, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक,
और y का जो इंटीग्रेशन होगा ये 0 से लेकर के 2 तक होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हाइट दी हुई है इट इज फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 मीटर्स, ये हाइट हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ sin 90 आई कैन राइट 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो सिंपली 1 प्लस वाई आ जाएगा, एंड माइनस साइन स्क्वायर 90 अगेन 1 होता है, और ये 0 से लेकर 2 तक, और इस साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, और 0 से लेकर x तक उसको सिंपली आप x छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो यहाँ 1 से 1 यहाँ कैंसल आउट हो गया है, तो दिस सिंपली दिस इज dy अपॉन अंडर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू x, और ये 0 से लेकर के 2 तक जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब अगर आप लोग इसमें फीड करते हो, ये y टू द पावर माइनस 1/2 लिखी हुई है, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, एंड दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, 2y टू द पावर 1/2, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2y टू द पावर 1/2, ठीक है ना। अगर आप इसी स्टेप पे अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये पैराबोला की है, यानी ये जो पाथ है ये इसका कैसा होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y जो इक्वेशन आई है पैराबोला की है, तो द पाथ ऑफ द रे विल बी पैराबोलिक, एंड दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे, ये रे की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अगर मैं यहां पे मेंशन करता हूं, ठीक है ना, कि किस पॉइंट से बाहर निकलेगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम फीड कर देंगे, तो यहां पे आप देखते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4y लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 2y टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो x में इस पॉइंट की अगर पता करूं, इस पॉइंट की x कितनी होगी, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की x के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू उस पॉइंट की y, और उस पॉइंट की y जो है वो 2 है, ठीक है ना, तो 2 इंटू आप क्या लिखोगे, y की पावर 1/2, यानी 2 की पावर 1/2, क्योंकि वहां y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी x इज इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जहां से बाहर निकलेगी तो इट इज 2√2, x पे 2√2 है और y पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। So the coordinates of the point also state the point from where the ray exits the slab, ये वाली जो रे है किस पॉइंट से स्लैब को एग्जिट करती है वो हमें पता करना है, from where the ray exits the slab, तो वो जो पॉइंट होगी, वो जो कोऑर्डिनेट होगी, कोऑर्डिनेट from where the ray exits the slab, ठीक है ना। तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जहां से रे स्लैब को एग्जिट करेगी, तो इट इज 2√2, होपफुली क्लियर है आप लोगों को, 2√2, से हमारी जो रे है वो किसको एग्जिट कर जाएगी, स्लैब को एग्जिट कर जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। देखो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, दिस एंटायर क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको यूज करना होता है कहीं पर भी अगर आपको रिफ्रैक्शन देखना होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूअसली वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यही वाला फॉर्मूला आपके काम में आता है। तो होपफुली ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, और इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्लियर हो गई आपको, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वही ज्यादा जरूरी है। तो होपफुली इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको ऐसा ही सिंपली करा रहा हूं, ठीक है, और ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू अ वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ड्यू टू अ वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the atmosphere, the refractive index of the atmosphere varies with height, okay, varies with height as
mu is equal to mu naught under root of 1 plus ay, okay, where mu naught is the refractive index at the ground, where mu naught is the refractive index of air at the ground level, and y is the height from ground. Y is the height from ground. Okay. A is equal to 2 into 10 to the power minus 6 meter inverse. Okay. जो A की वैल्यू है वो भी गिवन है, A is equal to 2 into 10 to the power minus 6 meter inverse. Okay. Beyond what distance will a person having height h is equal to 2 meters will not be able to, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो सिमिलर सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग खड़े रहते तो ऐसा थोड़ी कि हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दिख रहा होता, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद नहीं दिखता है। ये जो डिस्टेंस होती है, जो विजिबिलिटी होती है, आप कभी कभार मोबाइल के आपके जो एप्स होते हैं उस पर भी लिखता होगा विजिबिलिटी, कभी लिखता होगा विजिबिलिटी 10 किलोमीटर, कभी विजिबिलिटी 200 मीटर्स, कभी विजिबिलिटी 100 मीटर्स, कभी विजिबिलिटी 5 किलोमीटर। तो इट ऑल डिपेंड्स, विजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे। तो विंटर के समय जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तेजी से बदल रहा होता है, उस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि रे जो स्टार्ट होगी ग्राउंड से वो आप तक पहुंचेगी नहीं, आपके सामने से उठ जाएगी। गर्मी के दिनों में बहुत दूर से आती हुई रे भी आप तक पहुंच सकती है, तो इसीलिए गर्मी के दिनों में जनरली विजिबिलिटी हमारी हाई होती है, तो दूर तक देख सकते हैं। ठंडे के दिनों में विजिबिलिटी इतनी हाई नहीं होती है, गर्मी के दिनों में किलोमीटर तक देख सकते हैं, और ठंडे के दिनों में जो कोहरा होता है उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तेजी से बदलती है, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो। हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा ही केस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर की वो हाइट के साथ चेंज हो रही है, और ड्यू टू दिस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, एक पर्सन जो है वो कितनी दूर तक देख पाएगा। एक खड़ा पर्सन जिसकी हाइट 2 मीटर है, ऑब्वियसली हमारी जो ह्यूमन बींग्स होती है हाइट 2 मीटर, 2.2 मीटर, 2.5 तो रेयरली जाती है, मतलब इसी के आसपास चल रही होती है। तो ये बोल रहा है कि एक पर्सन जिसकी हाइट 2 मीटर्स है वो किस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख पाएगा। क्वेश्चन हमारा ये, एक बार और क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। ड्यू टू अ वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वैरीज विद हाइट एज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट under root of 1 plus ay, where mu naught is the refractive index of air at the ground and y is the height from the ground, and a is also given as 2 into 10 to the power 6 meter inverse, and beyond what particular distance will a person having height h is equal to 2 meter will not be able to see, ठीक है ना। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करके और आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको खुद से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक आप लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा करके आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, और होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको कैलकुलेट कर भी लिया होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो द फॉर्मूला इज सिंपली, यू कैन सी दैट साइन थीटा इनटू, और उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे dy अपॉन अंडर रूट ऑफ, और फिर क्या लिखोगे आप लोग, म्यू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक ले जाओगे आप लोग? 0 से लेके के 2 मीटर तक, क्योंकि उसकी हाइट जो है इंसान की 2 मीटर है, और x 0 से x तक जहां तक वो देख सकता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब इंसान मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है जिसको ऑब्जर्वेशन करना है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, तो रे यूं निकल करके और इसकी आंख में आनी चाहिए, ठीक है ना, यहां तक। कि पीछे वाली रे जो है ऐसे निकल जाएगी तो इसके तक नहीं पहुंचेगी। तो ये वाली जो रे है जो इसके हाथ जो यहां तक पहुंच रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये वाली जो आपको रे दिख रही है, ठीक है ना, ये यहां से 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है। आपके पास 2 रेज है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो 2 रेज हैं, देखो मैं वापस आप लोगों को एक बार ये बता देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पे इंसान खड़ा है और यहां से जो रे स्टार्ट होगी, अगर ये इसके आंख में पहुंच जाती है तो इसको देख पाएगा। यहां से अगर कोई रे स्टार्ट हो रही है जो इसकी आंख में नहीं पहुंचे तो उसको नहीं देख पाएगा, मतलब यहां की जमीन को नहीं देख पाएगा और यहां की जमीन को देख पाएगा।
अब ये हाइट जो है वो 2 मीटर है, तो y तो 0 से 2 मीटर तक जाएगी, x जो है ये कितना है ये हमें नापना है कि कहां तक वो देख पा रहा है, ठीक है ना। ये जो x है वही डिस्टेंस नापना है कहां तक देख पा रहा है वो, और ये जहां से रे स्टार्ट हुई है ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल लेंगे हम लोग, ये क्या लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि रे जो है यू स्टार्ट होगी और यू स्टार्ट होगी तो ये वाला एंगल जो लोगे आप लोग क्या लोगे 90 डिग्री का एंगल लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे अगेन जो पहला एंगल है इट इज ऑब्वियसली 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे मैं पहला एंगल जो इसको मैं 90 डिग्रीज लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा साइन 90, ठीक है ना, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब म्यू वाई स्क्वायर को इसका स्क्वायर करके लिखोगे आप लोग, तो इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा एक और बात जो आप लोग को ध्यान रखनी है यहाँ पे कि म्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पे जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 होगा। आप चाहो तो उसको क्वेश्चन में लिख सकते हो, इट इज टेलिंग यू वेयर म्यू नॉट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एट ग्राउंड एंड देयरफॉर ऑब्वियसली म्यू नॉट इज इक्वल टू 1। तो म्यू नॉट को अगर आप 1 लिख दोगे तो केवल ये बच गया अंडर रूट 1 प्लस ए वाई, और अंडर रूट 1 प्लस ए वाई बचा हुआ है तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए वाई और माइनस साइन स्क्वायर 90 अगर आप लिखोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 से 1 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। और इधर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने साइन 90 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, उसको नहीं लिखूंगा मैं, तो ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वाई, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वाई, यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वाई, यहां से मैं किसको बाहर ले सकता हूं 1 बाई अंडर रूट ए, क्योंकि अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई रूट ए को मैंने यहां से बाहर ले लिया है, और अगर मैं 1 बाई रूट ए को बाहर ले लेता हूं और अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये लिखा हुआ y की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई, और फिर से मैं क्या लिखूंगा 1 बाई 2 लिखूंगा एंड दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। और अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको फर्दर और सॉल्व कर देता हूं तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, तो यहां से ये 2 ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, तो 1 बाई अंडर रूट ए, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, होगा या नहीं होगा 1 बाई, अगर ए का अंडर रूट लोगे तो रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और y की जो वैल्यू है, ठीक है ना, y की वैल्यू आप कहां से कहां तक लिखोगे, तो ये लिखोगे 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 0 की पावर 1 बाई 2, क्योंकि y की अगर आप लिमिट्स लगाओगे तो y कहां से कहां तक जाएगी 0 से 2 तक जाएगी, तो 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 0 की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे जो 1 बाई 2 लिखा हुआ है उसकी 2 ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे मैं उस चीज को क्या लिख सकता हूँ, उस 2 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो दिस इज 2 ओवर हियर। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 2 अपॉन रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इधर भी ऊपर भी हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 से रूट 2 कैंसल आउट हो गया, और 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाकर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स, और x इज इक्वल टू 2000 मीटर्स, दैट इज 2 किलोमीटर, क्या लिख सकते हो उसको 2 किलोमीटर्स लिख सकते हो। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर्स आ जाएगी। होपफुली आप लोगों को क्लियर है, तो होपफुली आपको क्लियर है द वैल्यू ऑफ x इज 2 किलोमीटर्स। तो जनरली यही चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना, जो बेसिक आपके पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप ध्यान में रखो और उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी सॉल्व करना, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता है तो मीडियम हैविंग वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाली टॉपिक आपको समझ में आई होगी, और जो पिछले क्वेश्चन में मैंने होमवर्क दिया था होपफुली वो सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो करके आप लोग ग्रुप में नीट काका जी के ग्रुप में सबमिट करोगे आप लोग, ताकि जो भी आपके डाउट्स है उसको मैं सॉल्व कर पाऊं, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने के लिए बोला था वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर पाऊं। ओके, तो मैं क्लासेस को थोड़ा शॉर्ट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि साथ साथ आप लोग के बोर्ड की भी क्लासेस चालू हैं, बोर्ड ब्लूप्रिंट की, तो दोनों क्लासेस का लोड ना है, दैट इज वाई इन क्लासेस के टाइमिंग्स को रिड्यूस करके 40 मिनट्स तक ही कर दिया गया है, 40 मिनट्स के आसपास तक थे, और जनरली हम लोग 40 मिनट्स 41 मिनट्स तक रखते हैं, ठीक है ना, बट हम 40 मिनट्स तक के आसपास ही रखेंगे इन लेक्चर्स को, ताकि आपके पास बहुत ज्यादा बर्डनिंग ना हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।